चलिए जो है आज का जो हम लोग का क्लास टाइटल है वह पूर्व मध्यकाल पार्ट 1 है। कल हम लोगों ने सिलेबस एनालिसिस में चर्चा किया हुआ था कि मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल में क्या अंतर है। ये पूर्व मध्यकाल मध्यकाल के पहले की अवस्था है। किस रूप में मध्यकाल के पहले की अवस्था है भाई? तो पूर्व मध्यकाल जिसे मोटी मोटा 700 से 1200 ईस्वी का समयकाल कहा जाता है, इसमें इस्लामिक आक्रमण तो हो रहा है परंतु इस्लामिक शासन की स्थापना नहीं हुआ है। जैसे ही इस्लामिक शासन की स्थापना होता है वहीं से मध्यकाल शुरू हो जाता है। अब कल हम लोगों ने चर्चा में यह भी कहा था कि पूर्व मध्यकाल को और क्या कहते हैं, तो पूर्व मध्यकाल को राजपूत युग भी कहते हैं। पूर्व मध्यकाल को राजपूत युग भी कहते हैं। अब दो भाग में बच्चों हम लोग पूर्व मध्यकाल को देखेंगे। एक देश के अंदर कैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस रूप में देखा जाएगा, और दूसरा जो विदेशी आक्रमण हो रहा है अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण के संदर्भ में देखा जाएगा। राजपूत युग में कौन कौन से प्रमुख राजपूत वंश हैं उन्हें देखेंगे, और साथ ही साथ जो मोहम्मद बिन कासिम गजनवी और गौरी का आक्रमण हुआ है उसे भी देखा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो राजपूत युग है, राजपूतों की उत्पत्ति जरा देखा जाए। उत्पत्ति के विविध सिद्धांत देखा जाए। राजपूतों की उत्पत्ति के जो विविध सिद्धांत है इसे 3 भागों में देखा जाता है। पहला जो है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा जो है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, देशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और तीसरा जो है समकालीन राजनीतिक सामाजिक परिवेश से जुड़ा मत। राजपूतों की उत्पत्ति इतिहासकारों में बच्चों 3 मत हैं। एक मत है कि राजपूत विदेशी थे, दूसरा मत है कि नहीं भाई ये अपने देश के ही हैं, देशी सिद्धांत है। तीसरा देशी सिद्धांत को भी न मान के कहता है राजपूतों की उत्पत्ति को उस समय काल के राजनीतिक सामाजिक परिवेश में देखा जाए। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, बाय फॉरेन ओरिजिन जो है विदेशी उत्पत्ति क्या है? तो जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है कौन इसे मानता है? तो इसके समर्थक इतिहासकार कर्नल टॉड हैं। और कर्नल टॉड कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुआ है। किन विदेशियों से हुआ है? तो कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति शक या सीथियन हूण जातियों से हुआ है। हूण जैसे विदेशी जातियों से हुआ है। अब भाई जब विदेशियों से कह रहे हैं तो कुछ तो तर्क दिए होंगे ना, मतलब अंधेरे में तीर तो मारे नहीं होंगे। अगर कह रहे हैं विदेशियों से हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है लॉजिक दिए होंगे। कौन सा लॉजिक दिए हैं? लॉजिक देते हैं कि इन विदेशियों में क्या था? इन विदेशियों में शस्त्र पूजा का प्रचलन था। जैसे कि अपने तलवार हैं, भाले हैं, उसका पूजा करना। और कहते हैं कि जो पूर्व मध्यकाल में 8वीं शताब्दी से जिन राजपूतों को हम देखते हैं उन राजपूतों में भी शस्त्र पूजा का प्रचलन है। वो अपने तलवार के, भाले की, कवच कुंडल की, इनकी पूजा करते थे। तो ये परंपरा विदेशियों से है, उसे इन्होंने भी जारी रखा, इसलिए ये विदेशी थे। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में इस सिद्धांत को कुछ इतिहासकारों ने नकार दिया। किसने नकार दिया भाई? तो वही क्या है? वही जो है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत बन जाता है। देशी उत्पत्ति का सिद्धांत बन जाता है। किसने दिया भाई? तो गौरी शंकर ओझा हैं। इसके साथ साथ दशरथ शर्मा हैं। और कर्नल टॉड के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हैं। मींस कि कर्नल टॉड के तर्क को बड़े ही
वेहिमेंटली अपोज करते हैं, मींस की बड़े ही जोरदार तरीके से उसका विरोध करते हैं। कहते हैं जनाब ये शक सीथियन कब आए? ये मौर्योत्तर काल में आए। हुण कब आए? गुप्त काल में आए। जब पूजा को ही आधार बनाना है कि वो शस्त्रों की पूजा करते थे, और इस आधार पे बाद में राजपूत आए तो राजपूत उन्हीं की संतति रहे होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है वो कहते हैं कि इन विदेशियों से सैकड़ों साल पहले जो है महाभारत ग्रंथ लिखा गया था। इनका तर्क क्या है कि इन विदेशियों से सैकड़ों साल पहले, तो भाई ये मौर्योत्तर काल में आए, महाभारत प्राक मौर्य काल में लिखा गया था, और जो है उसी समय काल में पाणिनि की अष्टाध्यायी लिखी गई थी। पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में क्या मिलता है? इन दोनों ग्रंथों में जो है उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? तो राजपुत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। कहते हैं राजाओं के पुत्र को राजपुत्र कहा जाता था, वही राजपुत्र जो है राजपूत हैं। इसके अलावा बच्चों जो है एक और सिद्धांत हम लोग जोड़ सकते हैं। उत्पत्ति का जो विविध सिद्धांत है, विदेशी उत्पत्ति, देशी उत्पत्ति, देशी उत्पत्ति में ही कर लीजिए या अलग से कर लीजिए। पौराणिक मान्यता क्या है भाई? पौराणिक मान्यता के अनुसार जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है वो क्या कह रहा है राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में? तो पौराणिक जो मान्यता है इसके अनुसार ये कहते हैं कि दो सिद्धांत आता है। कहते हैं भगवान परशुराम ने क्या किया? भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का वध कर दिया। क्षत्रियों का वध कर दिया भाई, तो जो युद्ध करने वाले लोग थे वो समाप्त हो गए। इसका कहते हैं कि बुरा प्रभाव क्या पड़ा? क्षत्रियों को मार दिया, युद्ध करने वाली जातियां समाप्त हो गई। इसका बुरा प्रभाव क्या हुआ? तो कहते हैं राक्षस जो है अब ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने लगे। उनके तप में मांस फेंकना शुरू किया, हड्डियां फेंकना शुरू। माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक कहानियां हैं। तो कहते हैं क्या होता है इससे जो है ऋषि मुनि जो है बड़े परेशान, राक्षसों के आतंक से ऋषि मुनि बड़े परेशान होते हैं। वशिष्ठ ऋषि होते हैं, वशिष्ठ ऋषि तप करते हैं, तप से जो है अग्निकुंड से क्या करते हैं? राजपूतों की उत्पत्ति होती है। तो पौराणिक मान्यता में बच्चों क्या है? अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत। एक कहानी इसमें और जुड़ जाता है। अगला कहानी क्या है कि कौन है? एक वशिष्ठ ऋषि हैं और दूसरे कौन है भाई? तो दूसरे जो है ऋषि विश्वामित्र हैं। वशिष्ठ ऋषि के पास क्या है? वशिष्ठ ऋषि के पास कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय जो है वो इच्छाधारी गाय है। इच्छाधारी मतलब उससे जो भी अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए पलक झपकते ही वो पूरा कर देती थी। बच्चों एक हम लोगों के बचपन में जो है, हम लोगों के बचपन में एक धारावाहिक आता था राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर। आप लोगों ने नाम सुना है क्या उसका? अलादीन का चिराग आता था। अलादीन का चिराग नाम सुना है? एक अलादीन रहते हैं, अलादीन के पास एक चिराग होता है। उस चिराग में को जब वो रगड़ते थे तो चिराग में से जिन्न निकलता था। खूब मोटा ताजा वो जिन्न था। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है वो जिन्न आता था और कहता था जो हुक्म मेरे आका। तो अलादीन जो भी इच्छा व्यक्त करते थे वो जिन्न जो रहता था वो तुरंत वो इच्छा को पूरा कर देता था। आप लोग भी नाम सुने हैं शाबाश, बहुत बहुत बेटा। आजकल तो प्राइवेट चैनल हो गया, उस जमाने में सुपर डुपर हिट था वो धारावाहिक अलादीन का चिराग है। घूम फिर करके जो है कि उस चिराग को लोग चुराने का प्रयास करते हैं और वही सब धारावाहिक में दिखाता था। तो वशिष्ठ ऋषि के पास जो कामधेनु गाय है वो इच्छाधारी गाय है, जो भी इच्छा व्यक्त किया जाए उसे पलक झपकते पूरा कर देती थी। राजाओं का जब निकलता था जो है सेना होना जाती थी, अगर इनके आश्रम के आसपास से जाती थी तो राजा यहीं पर रुकना पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि हजारों की सेना का खाना जलपान सब जो है वशिष्ठ ऋषि प्रबंध करते थे, कामधेनु गाय प्रबंध करती थी। इससे कौन ऋष्यालु होता है? इस कामधेनु गाय से जो है ऋष्यालु जो है वशिष्ठ ऋषि होते हैं और इस गाय को क्या करते हैं? इस गाय को चुरा लेते हैं। इस गाय को चुरा लेते हैं। वशिष्ठ ऋषि जो रहते हैं वो क्या है भाई? तो वशिष्ठ ऋषि जो रहते हैं वो संत हैं, बार बार विनती करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि मेरी गाय मुझे वापस लौटा दीजिए। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं नहीं लौटाऊंगा, जो करना हो वो कर लो। तो ऐसे में आज ही जाकर के खिन्न होकर के वशिष्ठ ऋषि यज्ञ करते हैं। वशिष्ठ ऋषि क्या करेंगे भाई? यज्ञ करेंगे और इस यज्ञ के अग्नि कुंड से 4 युद्धक जातियां उत्पन्न होंगी। 4 युद्धक जातियां उत्पन्न होंगी। ये जो 4 युद्धक जातियां हैं भाई, कौन कौन उत्पन्न होता है?
तो इन युद्धक जातियों में परमार हैं, इन युद्धक जातियों में प्रतिहार हैं, इन युद्धक जातियों में चौहान हैं और इन युद्धक जातियों में चालुक्य हैं। परमार हैं, प्रतिहार हैं, चालुक्य हैं और चौहान हैं। तो ये चार जो युद्धक जातियां हैं, यही कौन है भाई? यही अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है। चलिए बच्चों, आपने विदेशी मत भी देख लिया, देसी मत भी देख लिया। देसी मत में जो पौराणिक मान्यता है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसे भी आपने देख लिया। तो अंतिम क्या है? अंतिम जो है समकालीन राजनैतिक सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ मत क्या है? तो पूर्व मध्यकाल भाई 750 कह लीजिए या 700 कह लीजिए से लेकर के 1200 ईस्वी तक का समय काल है। तो कहते हैं कि अगर राजपूतों की उत्पत्ति को पहली बार राजपूत शब्द इसी समय काल में सुनने को मिलता है, कहते हैं अगर इस बात को समझना है कि वो कौन है तो उस समय काल के राजनीतिक परिवेश में समझना होगा। राजपूत एक जाति है, जाति समाज का मुद्दा है, समाज का हिस्सा है, तो उस समय के सामाजिक परिवेश में समझना होगा। सामंतवाद में क्या कहते हैं कि सामंतवाद में भूमिदान की प्रथा थी भाई। सामंतवाद में भूमिदान की प्रथा थी। जो सामंतवाद में भूमिदान की प्रथा है, लैंड ग्रांट जो सिस्टम है, ये भूमिदान राजा ने किसको दिया? राजा ने अपने सुविधा अनुसार अपने विश्वसनीय लोगों को दिया। राजा ने अपने सुविधा अनुसार अपने विश्वसनीय लोगों को दिया। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से जो है एक अधीनस्थ वर्ग उभरा भाई। अब भूमिदान क्यों दिया जा रहा था बच्चों? भूमिदान कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए दिया जा रहा था। कृषि योग्य भूमि के विस्तार से राजा को क्या फायदा था? तो 1/3 हिस्सा कर के रूप में मिलता था। 1/3 हिस्सा जो कर के रूप में मिलता था, वो अपने विश्वसनीय लोगों को जंगल कटवाने के लिए, वहां के जनजाति लोगों को अपने प्रति स्वामी भक्ति के लिए दान में देते थे। जिनको दान में दिए, राजा ने उनका महिमा मंडल करने के लिए कि जो है सो आप ही हैं उस क्षेत्र में, उनका महिमा मंडल करने के लिए उन्हें किस संज्ञा दी? उनको कहा कि आप साधारण नहीं हैं, आप राजपुत्र हैं, आप राजा के पुत्र हैं। उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र का भूमिदान दिया गया है, आप कौन हैं? आप राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं। और वही राजपूत शब्द जो है उसका बिगड़ा हुआ रूप, अरे होता है भाई ना, गांव में कुछ अच्छा नाम रहता है तो लोग जो है, मान लीजिए पवन नाम है तो लोग पवनवा कहते हैं, तो नाम बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ा? तो वही है बच्चों, राजपुत्र जो रहता है, राजपुत्र का ही बिगड़ा हुआ शब्द राजपूत है। यही बच्चों राजपूतों की उत्पत्ति की कहानी है। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति पर बेटा अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप फटाफट जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। फटाफट बताइए जो है, इज देयर एनी डाउट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द राजपूताज, द वेरियस थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द राजपूताज? ऑल क्लियर सर? नो डाउट? नो सर? अच्छा है सर। चलिए बेटा जो है, तो राजपूतों की उत्पत्ति का 3 सिद्धांत हम लोग देखे हैं। विदेशी उत्पत्ति, जिसमें शस्त्र पूजा के आधार पर कर्नल टॉड ने कहा भाई कि सकों में, सिथियनों में, हुड़ों में यह प्रथा प्रचलित थी, राजपूत भी शस्त्र की पूजा करते थे, इसलिए विदेशी थे। देसी उत्पत्ति कहता है, जिसमें गौरी शंकर ओझा है, दशरथ शर्मा है, कहते हैं जनाब शस्त्र पूजा तो बहुत पहले से होता था, हमारे यहाँ पर प्राक मौर्य काल में ही होता था। कहते हैं कि महाभारत में पाणिनि के अष्टाध्यायी में इन सबका उल्लेख मिलता है, इसलिए ये विदेशी नहीं है, देसी ही है। पौराणिक मान्यता मैंने बता दिया बच्चों, जो है अग्निकुंड का सिद्धांत, समकालीन जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं वो भी हो गया। तो आइए अब हम लोग जो हैं देखते हैं कि विविध राजपूत वंश कौन से हैं। कुमकुम बेटा मैंने रिवीजन कर दिया जो है। अब आगे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि विविध राजपूत वंश कौन से हैं। विविध राजपूत वंश कौन से हैं बच्चों? बहुत सारे हैं, कम से कम 20-25 आपको मिलेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हम लोग करेंगे, ठीक है। समकालीन वाला मतलब बच्चों, जैसे मान लीजिए मैं राजा हूं, मेरे 5-6-10 लोग क्या हैं, 5-6-10 लोग जो हैं मेरे बहुत ही विश्वसनीय हैं। अब मान लीजिए मैं राजा दिल्ली या मैं बिहार के क्षेत्र का राजा हूं और बहुत ज्यादा जंगल मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, हमारे राजधानी के दूर दराज क्षेत्रों में है। तो अपने विश्वसनीय लोगों को मैं कहा कि आप महाराष्ट्र वाला एरिया ले लो, आप वहां जंगलों को कटवाओ, खेती योग्य भूमि का विस्तार करो। एक आध को कह दिया कि छत्तीसगढ़ का एरिया ले लो, उधर करो। ऐसे किसी को नॉर्थ ईस्ट दे दिया, बंगाल दे दिया। तो जिनको दे दिया भाई, तो मुद्दे की बात यह है ना कि एक वहां के लोगों में रहे भाई ना कि इनको ऐसा वैसा मत समझिए। राजा कहता है भाई इनको ऐसा वैसा मत समझिए, इन पे मेरा हाथ है, ये हमारे लोग हैं और हमारे लोग में कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं। पहले के जमाने में बच्चों राजा रजवाड़ों के दौर में पुत्र की संज्ञा दिया जाता था। तो कहते हैं आप ऐसे वैसे में मत लीजिएगा, ये हमारे राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं। उनको 3 जिम्मेदारी सामंतवाद में मैंने बताया था। कानून और व्यवस्था जो है वो मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, दूसरा जो है न्याय प्रशासन की जिम्मेदारी है, तीसरा जो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है, भू राजस्व की उगाही करने की जिम्मेदारी है।
तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है उन्हें ही राजपुत्र कहा गया जिन्हें राजा ने भूमिदान दिया, वो सब लोग राजपूत कहलाए। ठीक है, आइए बच्चों जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विविध राजपूत वंश कौन से थे। तो सबसे पहले हम लोग कौन देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो हैं संस्थापक कौन है, इसके जो हैं संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो हैं हरिश्चंद्र है। संस्थापक जो हैं हरिश्चंद्र हैं। अगला बच्चों जो है इस वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम है। अब देखते हैं जो है, इसे रट्टा मार जाइएगा बच्चों, छोटे पूरा कराया जाए तो 25 है, मैं 3-4 इंपॉर्टेंट जो है बस वही करा रहा हूं। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है भाई, तो सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज थे। कौन था, मिहिर भोज थे। मिहिर भोज थे। मिहिर भोज ने त्रिपक्षीय संघर्ष एक हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष बच्चों ये नाम से ही दिख रहा होगा, 3 शक्तियां लड़ी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन लड़ा था, 3 शक्तियां लड़ी थी। गुर्जर प्रतिहार लड़े थे, और कौन लड़ा था, पाल वंश लड़ा था, राष्ट्रकूट वंश लड़े थे। अभी हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे कितने सालों तक लड़े थे, तो 200 सालों तक लड़े थे। 200 सालों तक लड़ना बच्चों मजाक होता है क्या। जम्मू कश्मीर की लड़ाई पाकिस्तान से हमारी कितने सालों से, जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, लगभग पिछले 75 सालों 77 सालों से। यहां पर 3 शक्तियां लड़ रही हैं, 200 सालों तक लड़ रही हैं। ये सबसे शक्तिशाली शासक हैं। मिहिर भोज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में किसे पराजित किया भाई, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट और पाल वंश को पराजित किया। पराजित किया। He defeated 2 राष्ट्रकूटाज एंड पालाज इन कोर्स ऑफ ट्रिपाटाइट स्ट्रगल। इसीलिए क्या है भाई, सबसे शक्तिशाली शासक हैं। मिहिर भोज के ही समय में अरब यात्री आए थे। कौन आया था भाई, अरब यात्री सुलेमान है। सुलेमान भारत आए थे। भारत आए थे। चलिए जो है, तो ये जो है चीनी यात्री तो आप सब लोग सुने हैं, फाहियान, वेनसोंग, इत्सिंग जो है। सुलेमान का नाम बच्चों आज सुनिए, गाहे बगाहे, ये भी पूछा हुआ है। किसके समय में आए थे, मिहिर भोज के समय में आए थे। एक अन्य प्रमुख शासक कौन रहते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश में एक अन्य प्रमुख शासक जो हैं उनका नाम जो रहता है महेंद्रपाल रहता है। महेंद्रपाल रहता है। महेंद्रपाल की यह भी प्रश्न पूछा गया है, महेंद्रपाल के दरबार में कौन रहते थे, तो इनके दरबार में राजशेखर रहते थे। राजशेखर ने किन ग्रंथों की रचना किया, तो राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण की रचना किया। कर्पूर मंजरी और बाल रामायण की रचना किया। 2 फेमस टेक्स्ट इट वाज कंपोज्ड बाय द राजशेखर, दैट इज द कर्पूर मंजरी एंड बाल रामायण। ये सब बच्चों छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट, मतलब अभी लग रहा है कि कौन सा इसमें बहुत बड़ा तिलिस्म है। बहुत बड़ा तिलिस्म है बेटा, दिन में तारे दिख जाते हैं। राजशेखर किसके दरबार में आया, 1 महीना बाद अगर याद रहा। सुलेमान किसके दरबार में आया, 1 महीना बाद याद रहा, तब मान लीजिएगा कि आसान है, नहीं तो दिन में तारे दिखा देते हैं। बताएंगे क्या, अगर एक में पूछूं जो है, बताइए डाइमेकस किसका राजदूत था, डाइमेकस किसके दरबार में आया था बेटा, ये तो बता देंगे। हाँ, काव्य मीमांसा भी उन्हीं का रहता है, काव्य मीमांसा भी उन्हीं का रहता है। डाइमेकस किसके दरबार में आया था बच्चों, ये आसान प्रश्न है, किसका राजदूत था जरा बताइए। उस समय मैंने बताया था कि ये टफ नहीं टफेस्ट है। रेलवे का एग्जाम निकालना है बेटा, तो कहे लिए ये प्रश्न कोर्स कर रहे हैं। रेलवे के एग्जाम का इतिहास 18 घंटे में पूरा हो जाता है। 18 घंटे में पूरा हो जाता है, तो 18 घंटा वाला ज्वाइन कर लिए रहते हैं। यहाँ पे तो 1.5 महीना हो जाएगा आपका, प्राचीन और मध्यकालीन बीतते बीतते। तो मैं बोला बेटा नहीं कि ये सब क्या है, ये सब जो है देखिए सेलुकस सेलुकस आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, ये किसी ने एक सही बताया भाई, क्या नाम है इनका, उपेंद्र हैं। उपेंद्र हैं, विकास हैं, एक आध दो हैं जो ये अक्षत हैं। एंटियोकस ने भेजा था भाई ना, एंटियोकस और डाइमेकस, ए बताया था मैंने। डाइनिसियस जो है ई लगा हुआ है, टॉलमी में ई लगा हुआ है, टॉलमी फिलाडेल्फस डाइनिसियस, दैट्स ऑल। आइए भाई जो है अब आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, अगला वंश कौन सा है, तो अगला वंश जो है पाल वंश है। पाल वंश है। पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक जो हैं
गोपाल रहते हैं। एक अन्य सामर्थ्यवान शासक कौन रहते हैं? तो सामर्थ्यवान शासक धर्मपाल रहते हैं। कौन है? धर्मपाल रहते हैं। धर्मपाल ने किसको हराया था भाई? तो धर्मपाल ने गुर्जर प्रतिहार को पराजित किया था। प्रतिहार को त्रिपक्षीय संघर्ष में पराजित किया। संघर्ष में पराजित किया। धर्मपाल जो रहते हैं उन्होंने और क्या किया था? तो उनको पराजित करके कन्नौज पर कब्जा किया था। कन्नौज पर नियंत्रण रखा था, या कन्नौज के लिए ही यह युद्ध हो रहा था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कर लीजिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर कब्जा किया, कन्नौज पर नियंत्रण किया। त्रिपक्षीय संघर्ष बच्चों जो तीन तीन शक्तियां लड़ रही थी, अभी वो अगला टॉपिक हम लोग का वही है, किसके लिए लड़ रहे थे? कुछ तो खोया होगा, कुछ तो पाना रहा होगा। तो कन्नौज, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है उस पर कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। तो हाँ बेटा, एक जो कहा जाता है ना, इसके उसमें मत पढ़िए, इतना डीप में ऑप्शनल में जाना है। 200 सालों तक लड़े थे, तो कभी इन्होंने हराया होगा, कभी उन्होंने हराया होगा, कभी तीसरे ने हराया होगा। तो उतना डीप में मत जाइए, बस केवल मैं एक लाइन में आप लोग को समझा दूंगा। ऑप्शनल में जाते हैं ना, तो उसको काफी डीप में जाकर के कौन किसको हराया उसे जानना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है? गुजरात के कवि सोढल हैं। गुजराती कवि कौन है? तो गुजराती कवि जो हैं सोढल हैं। गुजराती कवि जो सोढल हैं, सोढल ने धर्मपाल को क्या कहा? तो धर्मपाल को सकलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया था बच्चों, बताएंगे मुझे? एक प्रश्न बताइए, जो है जो बता देगा बेटा बहुत शाबाशी, मतलब दिल से जो कहा जाता है शाबाशी देना, उस दिल से शाबाशी दूंगा। सकलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया है, किस अभिलेख में कहा गया है? और कभी बेटा ये मत समझिएगा कि मैं प्रश्न पूछता हूं तो आपका नॉलेज मुझे चेक करना है। मैं प्रश्न पूछता हूं तो मुझे आपका रिवीजन कराना है कि पीछे की चीजें आपकी भूलने ना पाए। तो सोढल ने इन्हें क्या कहा था? सकल उत्तर पथ स्वामी। सकल उत्तर पथ स्वामी। सकल उत्तर पथ मतलब ये उत्तर के समस्त जो है स्वामी थे। सकलोत्तर पथनाथ बेटा है, सब गलत जा रहे हैं। अरे वाह भाई, दीपांशी वागड़े हैं, वागड़े हैं, शाबाश बेटा। दीपांशी कोमल है, शाबाश बेटा शाबाश। लड़कियां ही बाजी मारती हैं। एक और है, विद्या माथुर शायद नाम था उनका, और कोई है भाई, और सब गलत जा रहे हैं। अरे वाह बेटा कोमल, शाबाश बेटा। गजब का, किस अभिलेख में कहा गया उसे भी इन्होंने बताया, कोमल ने बताया, शाबाश बेटा। बाकी सब जो हैं गलत बता रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है बच्चों ने कि सिलेबस आगे बढ़ रहा है। पीछे वाला भी पायल है, शाबाश बेटा पायल। सारी अभी तक जितना भी आंसर आया सब लड़कियों ने बताया। इसी को कहा जाता है कि पढ़ाई कर लो बेटा। जो है बेटियां जो हैं वो बहुत तेजी से आगे निकल रही हैं। कुमकुम है पांचवा या छठा आंसर जो है। चलिए भाई, अजय कुमार भी हैं, तो अजय कुमार भी सही उत्तर बताए हैं। अब जो बताएगा बेटा उसका मान्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब तक देख लिए होंगे आप लोग। अच्छा, एक नाम और ले लेता हूं, धीरज है, बाकी अब देख करके बता रहे हैं। तो सकलोत्तर पथनाथ हर्षवर्धन को कहा गया, किस अभिलेख में कहा गया? तो रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख था। रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। वही पुलकेशिन द्वितीय जो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था, तो उनको सकलोत्तर पथनाथ, और धर्मपाल को क्या? सकल उत्तर पथ स्वामी कहा गया। आइए बेटा, इसके अलावा इन्होंने कौन से विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया था? तो इन्होंने, धर्मपाल ने विक्रमशिला, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी, एक और है विक्रमशिला, ओदंतपुरी और सोमपुरी, और सोमपुरी विश्वविद्यालयों के, सोमपुरी विश्वविद्यालयों की स्थापना किया, स्थापना किया। और इसके साथ साथ संरक्षण किसे दिया? तो नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया। चलिए जो है, तो ये धर्मपाल की कहानी हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। धर्मपाल के बाद कौन आता है? तो धर्मपाल के बाद, ये इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कौन है? साइमा है, कह रही है बीजीजी, गुस्सा दिलाई सर। ये बीजीजी का मतलब क्या होता है? और आपस में झगड़ा वगड़ा नहीं करना बेटा, मैं हूं ना, मैं हूं, तो आप लोग कंसंट्रेशन अपने अपने कमेंट पे मत दीजिए, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। तो नहीं, साइमा दिख गया मुझे बेटा। ये बीजीजी का मतलब क्या होता है? लंबा चौड़ा नाम था क्या, जो है आपने शॉर्टकट में उसको बताया। जो है इनका रिलीजन बेटा बौद्ध धर्म था। बढ़िया प्रश्न, जिसने भी पूछा। आशीर्वाद, अरे वाह क्या नाम है आपका बेटा, जो है शाबाश, नाम ही आशीर्वाद है। इनका जो धर्म रहता है वो बौद्ध धर्म रहता है। आइए जो है अगले कौन होते हैं भाई? धर्मपाल के बाद जो आते हैं वो देवपाल आते हैं। वो देवपाल आते हैं। देवपाल जो रहते हैं, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया। त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहारों को
आर्यों को पराजित किया। तो ही डिफीटेड टू द गुर्जर प्रतिहार किंग इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। इन्होंने, इनके बाबूजी ने जो बनाया था विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी विश्वविद्यालय, उन सारे विश्वविद्यालयों को, नालंदा को तो कुमारगुप्त ने बनाया था, उन सारे विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। और कुछ जो है देवपाल में नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र वंशीय शासकों से इनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे, There was the cordial relation of the king Devpal with the Southeast Asian kings of the Sailendra dynasty। इसके बाद बच्चों एक शासक महिपाल आते हैं, एक शासक जो हैं महिपाल आते हैं। जो महिपाल हैं, इसी महिपाल के समय में क्या हुआ था, कल शायद या परसों किसी ने, अच्छा आप में नहीं, वहां भी साउथ इंडिया चल रहा है, प्रहार बैच में बच्चों किसी ने परसों पूछा था, सॉरी मैं सोचा यही बैच है। हाँ बेटा साइमा, मुझे सब दिखते हैं, मैं कमेंट जो रहता है काम वाला बस वही कमेंट टिक करता हूं, बाकी या तो बहुत तेजी से आप लोग के कमेंट आते हैं तब नहीं दिखाई देता है। तो देवपाल का समय काल 810 से 850 है। कौन है भाई? राजेश नाम था, क्या नाम था, नाम निकल गया बेटा जो है, बिल्कुल सही बेटा जो है 850 ईस्वी में इनका शासन जो है समाप्त हो गया था। हाँ नोट्स बनेगा बेटा, घबराना। अच्छा एक आप ही लोग के बैच में कमेंट आता है ना कि शायद सर नोट्स मत बनवाइए, नोट्स तो डेली क्लास नोट्स मिल ही जाता है। तो ये कहा जाता है ना कि बड़े ही मासूम से लोग हैं आप लोग, और बहुत मासूम से आप लोगों के सुझाव भी होते हैं जो बेटा, अच्छा टाइम उनके नैन्सी देखिए ना, दिमाग का दही बन जाएगा बेटा, अगर थोड़ा सा और डीप में मैं लेके जाऊंगा ना एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तीन तीन वंश जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, तो टाइम वाले पे मत जाइए जो है, क्योंकि कोई केंद्रीय वंश तो यह है नहीं। तो एक तरीके से क्या है भाई, एक तरीके से जो है, क्या बोल रहा था भूल गया, हाँ डेली क्लास नोट्स बोल रहा था ना। डेली क्लास नोट्स बेटा इसलिए आपको मिलता है ना कि एक लोग बैठे हैं क्लास में, केवल आप स्टूडेंट हैं वही नहीं बैठे हैं, क्लास में कंटेंट राइटर भी बैठे हुए हैं। मैं जो जो बोलता हूं बेटा वो लिखते जाते हैं, तो फिर उसे प्रिंट किया जाता है, टाइप करके प्रिंट किया जाता है, और प्रिंट करके इसलिए आपको ये सब करने में एक दिन का समय लगता है, अप्रूवल लेना होता है, बहुत सारी चीजें होती है बेटा। ऐसे ही पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऐसे ही आप लोगों में लोकप्रिय नहीं है। फिर वो जो कंटेंट राइटर है उनके ऊपर कंटेंट हेड के पास जाता है, कंटेंट हेड से अप्रूवल मिलता है, अप्रूवल होने के बाद फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो अपलोड होता है। तो मैं लिखवाता हूं इसलिए वो डेली क्लास नोट्स में आता है, नहीं लिखवाऊंगा तो फिर नहीं आएगा। चलिए जो है, तो महिपाल हो गए। महिपाल के समय में क्या हुआ है, महिपाल के समय में जो है किसका आक्रमण हुआ है, चोल वंशीय शासक राजेंद्र चोल का आक्रमण, और इन्होंने उत्तर भारत की विजय किया। उत्तर भारत की विजय इन्होंने, मतलब राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत की विजय करके कौन सी उपाधि धारण किया, तो गंगई कोंड की उपाधि धारण किया, गंगई कोंड की उपाधि धारण किया। चलिए जो है, तो ये आप लोगों का पाल वंश भी हो गया। अब अगले वंश पे बढ़ते हैं। अगला वंश जो है राष्ट्रकूट वंश है। राष्ट्रकूट वंश है, कहां पर शासन करते थे, तो दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन था इनका। संस्थापक कौन थे भाई, तो संस्थापक जो हैं दंती दुर्ग थे। राजधानी कहां थी, तो राजपूतों की राजधानी जो है वो मान्यखेट था, मान्यखेट रहता है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में उभर करके आता है। त्रिपक्षी संघर्ष में 200 साल ये भी लड़ते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था, भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने किया था। अमोघ वर्ष ने कितने वर्ष तक किया था भाई, कोई 64 कहता है, कोई 66, 67, 68 तक कहता है। मिनिमम भी माना जाए तो 64 वर्ष, जितना में बच्चों लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उतने साल तक तो इन्होंने क्या किया था, उतने साल तक तो इन्होंने शासन किया था। अमोघ वर्ष जो रहते हैं वो कौन है, अमोघ वर्ष जो हैं जैन धर्मानुयायी थे, जैन धर्मानुयायी थे, धर्मानुयायी एवं कवि थे, एवं कवि थे। किस ग्रंथ की इन्होंने रचना किया था भाई, कवि थे तो इन्होंने जो है कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना किया। कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना किया। चलिए बच्चों, तो ये राष्ट्रकूट वंश भी हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और अगला वंश कौन सा है? अगला वंश बच्चों कौन सा है? तो अगला वंश जो है चौहान वंश है। कौन है? चौहान वंश है। पृथ्वीराज चौहान वाले चौहान वंश हैं। चौहान वंश के संस्थापक कौन है? चौहान वंश के संस्थापक बच्चों जो है वासुदेव हैं। संस्थापक जो हैं वासुदेव थे। सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? सबसे शक्तिशाली शासक जो है पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कल आपने देखा था, तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने गौरी को पराजित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी से पराजित हुए। बाकी डिटेल में कहानी बेटा जो है कल हम लोग जब गौरी की बात करेंगे तब देखेंगे। अगला क्या है भाई? अगला जो वंश है वो गढ़वाल वंश है। गढ़वाल वंश है। गढ़वाल वंश कहां पे रहते हैं? तो ये कन्नौज में रहते हैं। गढ़वाल वंश कन्नौज में रहते हैं। यहीं के एक शासक जयचंद रहते हैं। जयचंद जो रहते हैं, डिटेल में कल बताऊंगा। इनकी एक बेटी रहती है, पुत्री का नाम संयोगिता रहता है। संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान से आकर्षण होता है। इस संबंध को जयचंद जो है पसंद नहीं कर, ऐसा किंवदंती है बच्चों, फॉक स्टोरी है। और माना जाता है कि वही सब जो खुन्नस रहता है, उसी खुन्नस से जयचंद ने जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी को सहयोग दिया था, और गौरी इसी जयचंद के सहयोग से तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने में सफल रहते हैं। 1194 ईस्वी में क्या होता है? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध होता है। और चंदावर के युद्ध में क्या होगा? चंदावर के युद्ध में जो है गौरी इनको पराजित करेगा। गौरी जयचंद को पराजित करके उनकी हत्या कर देगा। उनकी हत्या कर देगा। चलिए जो है तो राजपूत वंश की बच्चों कहानी खत्म हो गया। नोट्स ही बना लीजिए जो है, फिर छोटा सा कहानी उसे भी करवा देता हूं। हेडिंग दे दीजिए पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल के नीचे हेडिंग दे दीजिए राजपूत वंश। हाँ बेटा, जैसे आपका नाम अमन है तो अमन नाम के इस भारत में, इस दुनिया में आप ही थोड़ी हैं, आपके नाम के दूसरे लोग हो सकते हैं। एक नाम के दो लोग होना अपराध तो नहीं है बेटा ना, छोटी छोटी सी बातें हैं। आइए हेडिंग दे दीजिए राजपूत वंश, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े विविध सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े विविध सिद्धांत, उसमें हेडिंग दे दीजिए विदेशी, या लिखिए पहले राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े विविध सिद्धांत, उसमें लिखिए राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित देसी एवं विदेशी मत का सिद्धांत प्रचलित है। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित देसी एवं विदेशी मत का सिद्धांत प्रचलित है। फुल स्टॉप। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत कर्नल टॉड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति, कर्नल टॉड द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी सको कुषाणों एवं हुड़ों जैसे, विदेशी सको कुषाणों एवं हुड़ों जैसे जातियों से बताया गया है। विदेशी सको कुषाणों एवं हुड़ों जैसे जातियों से बताया गया है। फुल स्टॉप। विदेशी उत्पत्ति के संदर्भ में, विदेशी उत्पत्ति के संदर्भ में कर्नल टॉड का यह तर्क था कि, कर्नल टॉड का यह तर्क था कि इन विदेशी जातियों के द्वारा, कर्नल टॉड का यह तर्क था कि इन विदेशी जातियों के द्वारा अपने अस्त्र शस्त्र, इन विदेशी जातियों के द्वारा अपने अस्त्र शस्त्र तलवार, अपने अस्त्र शस्त्र तलवार भाले जैसे हथियारों का पूजन किया जाता था। अपने अस्त्र शस्त्र जैसे तलवार भाले, या अपने अस्त्र शस्त्र डैश तलवार भाले जैसे हथियारों का पूजन किया जाता था, पूजन या पूजा किया जाता था। आगे चलकर पूर्व मध्यकाल में राजपूतों में भी, आगे चलकर पूर्व मध्यकाल में राजपूतों में भी अस्त्र शस्त्र की पूजा को देखते हुए, अस्त्र शस्त्र की पूजा को देखते हुए
कर्नल टॉड ने राजपूतों की उत्पत्ति को विदेशी मत से संबंधित बताया है। नेक्स्ट, देसी उत्पत्ति का सिद्धांत, हेडिंग दे दीजिए देसी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए देसी उत्पत्ति का सिद्धांत गौरी शंकर ओझा और दशरथ शर्मा द्वारा दिया गया है। देसी उत्पत्ति का सिद्धांत गौरी शंकर ओझा और दशरथ शर्मा द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने कर्नल टॉड की आलोचना की है। देसी इतिहासकारों ने यह तर्क दिया है कि प्राचीन धर्म ग्रंथ महाभारत तथा पाणिनि की अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथों में राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार कल्हड़ के राज तरंगिणी ग्रंथ में भी राजपूत शब्द का उल्लेख राजा के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया है। हेडिंग दे दीजिए राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथानक। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक कथानक। देखिए रामायण के अनुसार भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का वध कर दिया था। परिणाम स्वरूप युद्धक जातियों की समाप्ति हो गई। बाद के काल में ऋषि मुनियों के यज्ञ में राक्षसों द्वारा बाधा डाले जाने लगा। ऐसे में वशिष्ठ ऋषि द्वारा यज्ञ के दौरान अग्निकुंड से युद्धक जातियों अर्थात राजपूतों की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट, इसी प्रकार का एक अन्य कथानक हमें ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से संबंधित है। इनमें वशिष्ठ ऋषि के पास एक कामधेनु गाय थी जो इच्छाधारी थी। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र ऋष्यालु थे और कामधेनु गाय की चोरी कर लिया। नेक्स्ट, वशिष्ठ ऋषि के अनुरोध के बाद भी ऋषि विश्वामित्र गाय वापस नहीं करते हैं। इसी कारण वशिष्ठ ऋषि द्वारा अग्निकुंड से 4 युद्धक जातियों को उत्पन्न किया गया।
उत्पन्न किया गया, जो कि 4 युद्धक जातियों को उत्पन्न किया गया, जो कि परमार, प्रतिहार, परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य थे, चौहान और चालुक्य थे। नेक्स्ट है राजपूतों की उत्पत्ति को वस्तुतः पूर्व मध्यकाल के समकालीन राजनीतिक सामाजिक परिवेश में देखे जाने की आवश्यकता है। राजनीतिक सामाजिक परिवेश में देखे जाने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप। इस समय काल में सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था। और केंद्रीय राजा के द्वारा सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर था, और केंद्रीय राजा के द्वारा, बेटा नोट्स बनाने का मन नहीं करा तो चाय पी लीजिए, और क्या कॉफी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए। मुझे भी बेटा ये बोरिंग काम लगता है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं, हजारों स्टूडेंट एक बैच में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी 12th पास करके आए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीए पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं। तो मुद्दे की बात यह है ना कि नोट्स है, क्लास तो बस केवल प्रवचन सुन लिए तो बाद में 3 महीना बाद या अगले साल आपको अपीयर होना, अगले साल क्या पढ़ेंगे, पूर्व मध्यकाल में क्या पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को है कि वो बिना नोट्स बनाए नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबका बच्चों ना, सबका साथ सबका विकास जो है, अब किसी 2-4 बच्चों का तो मैं टीचर हूं नहीं, जितने बच्चे हैं 5 उंगलियां में, जो कम है, जो बड़े हैं, छोटे हैं, उसी तरह सबका मानसिक स्तर किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, सबको साथ लेके चलना है। तो थोड़ा सब्र रख लीजिए, नहीं मन कर रहा है तो चाहे कीजिए, तब तक खत्म हो जाएगा। अब बेटा क्या मैं बोल रहा था, केंद्रीय राजा के द्वारा अपने अधीनस्थों को भूमिदान दिया जाता था। केंद्रीय राजा के द्वारा अपने अधीनस्थों को भूमिदान दिया जाता था। इस प्रकार अधीनस्थों को भूमिदान दिया जाता था। इस प्रकार यही अधीनस्थ शासक राजा के द्वारा राजपुत्र कहकर संबोधित किए गए। इस प्रकार यही अधीनस्थ शासक राजा के द्वारा राजपुत्र कहकर संबोधित किए गए। इसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप राजपूत कहलाता है। अगला हेडिंग दे दीजिए। लिखिए राजपूत काल के प्रमुख वंश। हेडिंग है बच्चों राजपूत काल के प्रमुख वंश। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। जबकि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज थे। जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल और राष्ट्रकूट शासकों को पराजित किया। और अंततः कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट, मिहिर भोज के ही काल में अरब यात्री सुलेमान ने यात्रा किया था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखे प्रतिहार वंश के एक अन्य प्रमुख शासक महेंद्र पाल के दरबार में विद्वान कवि राजशेखर को संरक्षण दिया गया था। जिसने बाल रामायण और कर्पूर मंजरी जैसे ग्रंथों की रचना किया था। हेडिंग दे दीजिए पाल वंश। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए धर्मपाल। उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए धर्मपाल। देखिए धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए और कन्नौज पर विजय हासिल किया था। नेक्स्ट, गुजरात के कवि सोढल द्वारा
गुजरात के कवि सोढल द्वारा उन्हें सकल उत्तरापथ स्वामी कहा गया था। गुजरात के कवि सोढल द्वारा उन्हें सकल उत्तरापथ स्वामी कहा गया। देखिए, इन्होंने आतिश दीपांकर को वज्रयान बौद्ध धर्म के, इन्होंने मतलब धर्मपाल ने आतिश दीपांकर को वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत भेजा था। नेक्स्ट, धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे। धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे तथा उनके द्वारा, धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय के भी संरक्षक थे तथा उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौमा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, वह धार्मिक दृष्टि से उदार शासक थे और उनके काल में सभी धर्मों को, वह धार्मिक दृष्टि से उदार शासक थे एवं उनके काल में सभी धर्मों को स्वतंत्रता, समानता, सभी शासकों को स्वतंत्रता, समानता एवं संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए देवपाल। नेक्स्ट हेडिंग है देवपाल। लिखिए देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक शासन किए। 810 से 850 ईस्वी तक शासन किए। बेटा ज्यादा धीरे बोलूंगा तो पूरा क्लास निकल जाएगा। आईएएस के आप लोग स्टूडेंट हैं, आईएएस का बैच है। बीए के बच्चों की तरह अगर रहेंगे, थोड़ा हाथ को खोलिए। अब धीरे धीरे 1.5 महीने का हमारा आपका साथ हो गया। धीरे धीरे बच्चों जब आप अपने ऊपर थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करेंगे ना, तो आप अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। अगला पॉइंट है, देवपाल 810 से 850 ईस्वी तक शासन किए एवं त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को पराजित किया तथा कन्नौज पर अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट, नालंदा विक्रमशिला ओदंतपुरी आदि विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया। नालंदा विक्रमशिला ओदंतपुरी आदि विश्वविद्यालयों को संरक्षण दिया तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई शासक शैलेंद्र के साथ इनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। दक्षिण पूर्वी एशियाई शासक शैलेंद्र वंश के साथ इनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। फटाफट बच्चों कीजिए। महिपाल, इनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे। अगला है महिपाल। देखिए, महिपाल के समय में ही चोल वंशीय शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की विजय किया था। महिपाल प्रथम ने बंगाल की विजय किया था तथा गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश। अगला है राष्ट्रकूट वंश। देखिए, इस वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था तथा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक अमोघ वर्ष इसी वंश से थे। अमोघ वर्ष इसी वंश से थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी थे तथा कन्नड़ भाषा में उन्होंने कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना किया था। कन्नड़ भाषा में उन्होंने कवि राजमार्ग ग्रंथ की रचना किया था। नेक्स्ट, चौहान वंश। देखिए, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे।
चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, जबकि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान थे। सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान थे। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु तराइन का प्रथम युद्ध बेटा अगर कंफ्यूजन है तो 1191 ईस्वी ब्रैकेट में डाल लीजिए, मैंने लिखा भी था। परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में ब्रैकेट में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। नेक्स्ट, गढ़वाल वंश। अगला लिखिए गढ़वाल वंश। लिखिए 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित करके मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंशीय शासक कर लिए। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद को पराजित करके मार डाला। चलिए बच्चों, कहानी खत्म हुआ। अब हेडिंग दे दीजिए त्रिपक्षीय संघर्ष। अगला हेडिंग है त्रिपक्षीय संघर्ष। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। आइए देखा जाए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। त्रिपक्षीय संघर्ष में पूर्व मध्यकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शक्तियां कौन सी थी? तो 3 शक्तियां जो है गुर्जर प्रतिहार, 3 शक्तियां जो हैं गुर्जर प्रतिहार हैं, पाल हैं और राष्ट्रकूट हैं। राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, ये 3 शक्तियां लड़ी थी। कितने वर्षों तक लड़े थे भाई? कब तक यह युद्ध हुआ? कब तक हुआ? तो यह 200 वर्षों तक हुआ। यह युद्ध जो है 200 वर्षों तक हुआ। कौन कौन लड़ा? गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश। ये कहां पे शासन कर रहे हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये कहां पे शासन कर रहे हैं? तो गुर्जर प्रतिहार जो हैं ये राजस्थान के क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। पाल जो हैं बंगाल के क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। और राष्ट्रकूट जो हैं ये दक्षिण भारत में शासन कर रहे हैं। तो चलिए भाई, ये 3 शक्तियां हो गई जो 200 वर्षों तक लड़ती हैं। अब बच्चों मुद्दा यह है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किस क्षेत्र के लिए लड़ा गया? किस क्षेत्र के लिए लड़ा गया? तो यह जो है कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लड़ा गया। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लड़ा गया। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लड़ा गया। अब भाई क्या है, कन्नौज जो है इस पे कौन शासन कर रहा था? तो इस पे जो है कमजोर वंश आयुध वंश शासन कर रहा था। आयुध वंश शासन कर रहा था। आयुध वंश में कौन है भाई? तो इसमें जो है इंद्रायुध हैं और चक्रायुध हैं। इंद्रायुध और चक्रायुध हैं। चलिए भाई, तो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए लड़ा गया। कौन लड़ रहा है? तो ये 3 शक्तियां लड़ रही हैं। दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, बंगाल का पाल वंश, दिल्ली और अजमेर का जो है गुर्जर प्रतिहार वंश या राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार वंश। कहां पे आधिपत्य के लिए? तो ये जो कन्नौज है इस पर आधिपत्य के लिए। कब तक लड़ रहे हैं भाई? तो लगभग 200 सालों तक कई पुश्तों ने लड़ा था, कई जनरेशन ने लड़ा था। तो इंद्रायुध और चक्रायुध जो है वो क्या है? ये आयुध वंश के 2 कमजोर शासक रहते हैं। आइए जो है अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम इस युद्ध की शुरुआत किसने किया? तो सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने किया? तो सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है गुर्जर प्रतिहार ने किया। 200 वर्षों के बाद अंततः यह युद्ध किसने जीता भाई? अगला प्रश्न यह है। तो 200 वर्षों के पश्चात अंततः यह युद्ध कौन विजयी रहा? तो अंततः जो विजयी रहे ये गुर्जर प्रतिहार जो रहते हैं वो विजयी रहते हैं। आफ्टर 200 years who was finally got victorious? This was the गुर्जर प्रतिहार। अब आगे देखते हैं भाई अगला क्या है। तो अगला मुद्दा है कई चरणों में यह युद्ध हुआ। कई चरणों में 200 सालों में हुआ बच्चों, तो कई चरणों में हुआ होगा ना। कई चरणों में युद्ध हुआ। प्रथम और द्वितीय चरण में विजयी कौन रहा? तो राष्ट्रकूट वंश विजयी रहे। तीसरे और चौथे चरण में कौन विजयी रहा भाई? तो पाल वंश जो हैं ये विजयी रहे। अगला जो है पाल वंश जो रहते हैं वो विजयी रहते हैं। अगला जो है अंततः बाजी कौन मार ले गया? तो पंचम और अंतिम चरण में गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे। गुर्जर प्रतिहार अंततः विजयी रहे। There was the tripartite struggle. It was fought for the 200 long years. In that 200 long years, there were the three powers that were the Gurjar Pratihar, Pala, and the Rashtrakuta dynasty. How many years this battle was fought? So it was the 200 years long tripartite struggle were fought. किस क्षेत्र पे आधिपत्य के लिए लड़े थे भाई? तो कन्नौज पे आधिपत्य के लिए लड़े थे। कन्नौज पे कौन शासन कर रहा था? आयुध वंश शासन कर रहा था। आयुध वंश में दो भाई रहते हैं, इंद्रायुध और चक्रायुध जो हैं। इनमें क्या है? इनमें जो है सत्ता संघर्ष रहता है। तो इंद्रायुध और चक्रायुध जो है आपस में लड़ रहे होते हैं। अगला कौन है भाई? तो अगला जो है सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष जो है गुर्जर प्रतिहारों ने शुरू किया था। 200 वर्षों के बाद भी अंततः यही विजयी रहे थे। कुल 5 चरण में हुआ था। पहले और दूसरे चरण में राष्ट्रकूट विजयी रहे, तीसरे और चौथे चरण में पाल विजयी रहे, पांचवें और अंतिम चरण में गुर्जर प्रतिहार विजयी रहे। कहानी बेटा खत्म हो गया। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष पे बेटा कुछ पूछना है तो फटाफट जो है वो पूछ लीजिए। हेडिंग दे दीजिए तो इसको खत्म ही कर दिया जाए। त्रिपक्षीय संघर्ष की हेडिंग दे दीजिए। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी से लेकर या 8वीं सदी के अंत से लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की हेडिंग देना है। पहला पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं सदी के अंत से लेकर 10वीं सदी के आरंभिक दशकों तक लगभग 200 वर्षों तक लड़ा गया था। लगभग 200 वर्षों तक लड़ा गया था। यह संघर्ष मूलतः कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। यह संघर्ष मूलतः कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। नेक्स्ट, इस संघर्ष में कन्नौज और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ। नेक्स्ट, इस संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। इस संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण हेतु लड़ा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर नियंत्रण हेतु लड़ा गया था। नेक्स्ट, कन्नौज पर आयुध वंशीय शासक इंद्रायुध और चक्रायुध के मध्य, कन्नौज पर आयुध वंशीय शासक इंद्रायुध और चक्रायुध के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष था। इंद्रायुध और चक्रायुध के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष था। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा किया गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कीजिए, त्रिपक्षीय संघर्ष कई चरणों में लड़ा गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष कई चरणों में लड़ा गया था।
प्रथम और द्वितीय चरण में राष्ट्रकूट शासकों की विजय हुई। प्रथम और द्वितीय चरण में राष्ट्रकूट शासकों की विजय हुई तथा तीसरे और चौथे चरण में पाल वंश के शासकों की विजय हुआ। तीसरे और चौथे चरण में पाल वंश के शासकों की विजय हुआ। नेक्स्ट, पांचवें और अंतिम चरण में प्रतिहार शासक विजयी रहे। पांचवें और अंतिम चरण में प्रतिहार शासक विजयी रहे और अंततः इस संघर्ष में निर्णायक विजय प्रतिहारों की हुई। अंततः इस संघर्ष में निर्णायक विजय प्रतिहारों की हुई। नेक्स्ट, त्रिपक्षी हेडिंग दे दीजिए, त्रिपक्षी संघर्ष का परिणाम। त्रिपक्षी संघर्ष का परिणाम लिखिए, त्रिपक्षी संघर्ष के कारण पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। त्रिपक्षी संघर्ष के कारण पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों का पतन हुआ। इन तीनों वंशों का पतन हुआ। नेक्स्ट, लिखिए, इनकी जगह भारत में चौहान वंश, सेन वंश और साम्राज्यवादी चोल आए। इनकी जगह भारत में चौहान वंश, सेन वंश और साम्राज्यवादी चोल वंश आया। नेक्स्ट, भारत पर विदेशी आक्रमणों डैश देकर के महमूद गजनवी के आक्रमण को बढ़ावा मिला। चलिए बच्चों, जो है तो ये हम लोगों ने पूर्व मध्यकाल में जो राजपूत वाला है उसे हम लोगों ने कर लिया। कल पूर्व मध्यकाल में जो विदेशी आक्रमण है, अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण, उसे किया जाएगा। तो आज का क्लास औपचारिक रूप से यहीं पर, कल फिर से हम लोग मिलते हैं।